जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष एक और वीडियो लेकर आया हूं और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा ये जो वीडियो है पर्यावरण लेक्चर के अंतर्गत ये 21वां लेक्चर है। कौन सा है? 21वां है। यानी कि इससे पहले 20 वीडियो हम बना चुके हैं और अभी तक आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये 20 और इसके बाद जो 21वां वीडियो है ये अगर पूरा आप देख लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपकी पर्यावरण सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छी समझ हो जाएगी और साथ ही साथ आपका जीके भी बहुत अच्छा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण की जो समझ है वो बहुत आपको अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मेरा आपसे ये कहना है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें। तो दोस्तों आज चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। नाम है पर्यावरण प्रदूषण। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण प्रदूषण। तो दोस्तों इस टॉपिक से आप सभी परिचित होंगे। आपने कई बार अपने लाइफ में कई बार इसको लेकर निबंध आते हैं तो इसको लिखा होगा आपने। तो पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं ये आप सभी को पता होगा, लेकिन इसमें जो मेन चीजें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो महत्वपूर्ण चीजें ही मैं यहाँ पर करवाऊंगा आपको, और निश्चित रूप से आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पर्यावरण प्रदूषण। और आपको मैं बता दूं, अभी तक आपने अगर अभी आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि ये पूरे जब आप देख लोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। निश्चित रूप से जो पर्यावरण सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बोल दे, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं पर्यावरण के अंतर्गत उन सभी पर वीडियो बना दिए हैं दोस्तों। ये 2100 वीडियो देख लें, और जिनने भी ये पूरे 21 वीडियो देख लिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताएं कि आपको कैसे लगी ये पूरी सीरीज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाम है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण सिंपल सा है दोस्तों, यानी कि पर्यावरण में होने वाला जो प्रदूषण है वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अपन क्या बोल रहा है कि पर्यावरण के अजैविक घटकों। अब पर्यावरण में दो प्रकार के घटक होते हैं, ये नहीं समझाऊंगा जैविक क्या होते हैं और अजैविक क्या होते हैं, ये पहले पुराने वीडियो में समझा चुका हूँ, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के जो अजैविक घटकों हैं, अजैविक घटक कौन से? जैसे वायु हुआ, जल हुआ, मृदा। समझ में आ रहा है आपको? एक एक बात समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। पर्यावरण के अजैविक घटकों, पर्यावरण के अजैविक घटकों वायु, जल, मृदा, इनके भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में, इनके इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन, होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक क्या होता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। समझ में आ गया आपको? सिंपल सा है दोस्तों, यानी कि आपका देख सकते हैं आप कि पर्यावरण के जो भी अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक कौन से? चाहे वो ले लो आप, वायु ले लो, जल ले लो, मृदा ले लो। तो वायु, जल, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक अभिलक्षण जो है उनमें होने वाला जो अवांछनीय परिवर्तन, अवांछनीय से मतलब क्या है दोस्तों? अवांछनीय से मतलब है दोस्तों हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, है ना। हम नहीं चाहते हैं, अपना मन नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हम चाहते हैं कि जल प्रदूषित हो, हम चाहते हैं कि वायु प्रदूषित हो, यानी कि अवांछनीय जो हम नहीं चाहते हैं वो भी होता है, तो वो क्या कहलाता है? एक प्रकार से प्रदूषण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर ये परिभाषा आप याद कर ले तो साथ साथ में आपको सभी चीजें याद हो जाएगी। जैसे कैसे? अगर आपको कोई पूछ ले वायु प्रदूषण बताइए तो सिंपल सा है कि वायु के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? वायु प्रदूषण कहलाता है। अगर आपको वो बोल दे जल प्रदूषण की परिभाषा बोलो तो सिंपल सा है, क्या है? जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार से कोई बोल दे मृदा, तो मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण कहलाता है। ये को याद रखने के लिए सिंपल सा है, आप इसमें शब्द करके आप पूरी परिभाषा कर सकते हो। तो ये तो हुआ आपका प्रदूषण क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये बात मैंने आपको समझी। लेकिन एक शब्द और सुना होगा आपने, वो है प्रदूषक। प्रदूषक क्या है दोस्तों? सिंपल सा है, यानी कि प्रदूषण फैलाने वाले जो पदार्थ है वो क्या कहलाते हैं, या प्रदूषण फैलाने के लिए जो कारक जिम्मेदार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रदूषक बोलते हैं। प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार कारकों को क्या बोलते हैं? हम प्रदूषक बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पर्यावरण के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पदार्थों को या कारकों को प्रदूषक कहते हैं। क्या बोल रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो पदार्थ हैं या कारक हैं उनको प्रदूषक कहते हैं अपन। ये समझा गया। और ये प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक, एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। समझ में आ रहा है आपको? एक होते हैं प्राथमिक प्रदूषक और एक होते हैं द्वितीयक प्रदूषक। अब इनमें क्या अंतर है? यानी कि दोस्तों प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं, यहाँ पर मैंने परिभाषा नहीं लिखी लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं दोस्तों जो अपनी मूल अवस्था में क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। जो अपनी मूल अवस्था में प्रदूषण करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये अपनी मूल अवस्था में क्या करते हैं? प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण करने में अपना योगदान देते हैं। तो CO और CO2 समझ में आ रहा है आपको? CO और CO2 मैंने आपको उदाहरण दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो अपनी मूल अवस्था में क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो जो मूल अवस्था में पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं वो कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक, और जो अपनी मूल अवस्था में प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि किसी और तत्व के साथ में मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं तो वो कहलाते हैं द्वितीयक प्रदूषक। समझ में आ रहा है?
प्राथमिक प्रदूषक यानी कि अपनी मूल अवस्था में प्रदूषण करते हैं, और द्वितीयक प्रदूषक यानी कि जो अपनी मूल अवस्था में प्रदूषण न करके किसी अन्य तत्व के साथ मिलकर है क्या करते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो कहलाते हैं आपके द्वितीयक प्रदूषक। जैसे कि NH3 अमोनिया अपने आप में प्रदूषण नहीं करता है, लेकिन किसी और के साथ मिल जाता है तो हो सकता है ये क्या करे, प्रदूषण करे। ओजोन भी अपने आप में क्या करता है, प्रदूषण नहीं करता है, अपने आप में प्रदूषक नहीं है, लेकिन ये जब आप देखते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या इनके साथ मिल जाता है कहीं पे ओजोन में भी कहीं पर दिक्कत कर सकता है, इसलिए वो बोलते हैं बुरी ओजोन या अच्छी ओजोन, आपको याद होगा। तो आपको सिर्फ याद रखने में बोल रहा हूँ मैं कि NH3O3 क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है, और CO और CO2 क्या है, प्राथमिक प्रदूषक। ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको पहले बता चुका जैसे वायु प्रदूषण किसे बोलते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ इनकी परिभाषा कैसे आपको याद करनी है। वायु प्रदूषण का बोल दे तो ही इसी प्रकार से परिभाषा बनानी है, जल प्रदूषण का बोल दे तो ही इसी प्रकार से परिभाषा बनानी है, और मृदा प्रदूषण का बोल दे यानी किसी भी प्रदूषण का बोल दे तो आप इस प्रकार से परिभाषा बना सकते हैं मेंस में लिखने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वही बात है कि वायु की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, क्या बोल रहा है, वायु की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है, आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। समझ में आया आपको, वायु की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों, वायु प्रदूषण कहलाता है। ये तो यहाँ पूरा मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हैं तो। फिर कारण क्या है, किस कारण से होता है दोस्तों, ये सभी आप लोग जानते हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, सिंपल सा आप सभी जानते हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। भाई वायु प्रदूषण के कारण क्या है, आप सोचो वायु प्रदूषण होने के कारण क्या है, तो आप देखेंगे वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाला धुआं, यानी कि जो वाहन होते हैं, है ना, जैसे आप देख सकते हैं ट्रक देख लो, है ना, या बड़े बड़े वाहन देख लो, आप बस देख लो, इनमें क्या होता है, इन वाहनों एवं जो कारखाने होते हैं बड़े बड़े, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है ना, उसमें धुएं में क्या रहता है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और सीसा, ये मुख्य रूप से लेड, है ना, ये मुख्य रूप से उसमें होते हैं। वाहनों से निकलने वाले वाहनों से निकलने वाले एवं कारखानों से निकलने वाले जो धुआं होता है उसमें क्या क्या तत्व रहते हैं, तो उसमें रहते हैं मुख्य रूप से CO और सीसा, याद रखना। वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं में कौन सा तत्व रहते हैं, तो CO और शीशा ये रहता है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और या लेड, ये दोनों याद रख लेना, ठीक है। और दूसरी बात, जंगल में आग लगना, यानी कि देखो वायु प्रदूषण किसके कारण होता है, वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं से तो होता ही है। दूसरी बात, जंगल में जो आग लग जाती है, आप सोचो जंगल में अगर आग लग जाती है तो वो उससे क्या होगा, धुआं निकलेगा, और धुआं क्या करेगा, वायु प्रदूषण करेगा। तो दोस्तों अभी ये करंट में आपको एक न्यूज दे दूं मैं आपको, और आपको बिल्कुल पूछ सकता हूँ मैं टेस्ट में, याद रखना। अभी हाल ही में आप देखेंगे कि अमेजन के जंगल में आग लग गई थी। अमेजन कहाँ पर है, आप एक कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अमेजन का जो जंगल है ये कहाँ पर है, आप मतलब बताएंगे किस महाद्वीप में है ना, किस महाद्वीप में, बता एशिया में है या अफ्रीका में है या दक्षिण अमेरिका में है या उत्तरी अमेरिका में है, कहाँ पर है अमेजन के जंगल, बताना। और ये एक ध्यान देंगे आप, मुख्य रूप से तो ब्राजील में पाए जाते हैं, लेकिन उसके आसपास के और भी दूसरे देश में पाए जाते हैं। बहुत बड़ा विस्तृत जंगल आपको देखने को मिलेंगे अमेजन के जंगल। इन अमेजन के जंगल में क्या हो गया दोस्तों, बहुत ही भीषण आग लग गई थी अभी, है ना, तो याद रखना ये अभी करंट में अभी थोड़े दिन पहले आग लगी थी, इसलिए आप याद रखना, अगर पूछ सकता है। और अमेजन का जंगल कौन से महाद्वीप में, महाद्वीप बताएंगे, मैंने देश तो बता दिया है, ब्राजील और इसके आसपास के देश। और ऑस्ट्रेलिया में भी दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर भी आग लग गई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी भीषण आग लग गई थी, जिसके कारण बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो गए थे, और साथ साथ बहुत बड़ा पर्यावरण प्रदूषण हुआ था और वायु प्रदूषण हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाले धुएं से भी वायु प्रदूषण होता है, जंगल में जो आग लग जाती है इससे भी वायु प्रदूषण होता है, और ज्वालामुखी के विस्फोट से, यानी कि ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है ना, ज्वालामुखी आपको भूगोल में हम पढ़ाएंगे, तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे भी क्या होता है, धुआं या राख निकलता है, जल वाष्प निकलती है, इससे भी कहीं कहीं वायु प्रदूषण होता है। और आप देखो कई बार क्या होता है, ऑप्शन दे देते हैं, और ये इस प्रकार से ऑप्शन डाल देते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए जैसे कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनके अपघटन से भी क्या होता है, क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। अगर ये ऑप्शन डाल देते हैं और आप समझ में आएगा ये तो होता ही नहीं, कारण नहीं, ये भी है, याद रखना, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और गैस रिसाव, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि गैस के रिसाव के कारण भी क्या हो सकता है, वायु प्रदूषण होगा, और बहुत भीषण आपदा आ गई थी आपको पता हो तो, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। कब हुई थी, 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, क्या नाम है, EMIC, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस रिस गई थी, जिससे बहुत सारे लोग, सैकड़ों और हजारों लोग क्या हो गए थे, बहुत सारे लोग मर भी गए थे, और साथ साथ में बहुत सारे लोग घायल भी हो गए थे, है ना। और उनको आज तक भी इसकी जो आपदा का जो हुआ था उसका दुष्प्रभाव आज तक भी है, ये आपको देखने को मिलता है। तो आपको सिंपल से याद रखना भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, ये सन पूछ लिया जाता है बार बार, ध्यान रखना 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और किस गैस, कौन सी गैस रिसी थी वहां पर, तो मिथाइल आइसोसाइनेट रिसी थी, ठीक है। ये वहां पर क्या है, एक कारखाना था जो कि क्या है, ये बहुत सारे जो अपने रासायनिक जो पदार्थ रहते हैं, है ना, जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक बनाने का काम करता था, वो कारखाना था, तो वहां पर ये गैस रिस गई थी, पता होना चाहिए, है ना।
तो आप देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2-3 दिसंबर 1984 को हुई थी, और मिथाइल आइसोसाइनेट वहां पर गैस रिसी थी, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो कारखाना था यहाँ पर, है ना, यूनियन कार्बाइड नाम का जो कारखाना था, वहां पर क्या होता था, कीटनाशक बनाने का कारखाना था, उसमें गैस रिसी थी मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 घटना है। इसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ था और आज तक भी दिक्कत आती है इसको। आप देखेंगे विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना, अभी ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मई 2020 में हुई है ये तो देखो 1984 की घटना मैंने आपको बताई, गैस रिसाव के कारण ये घटना हो गई थी। लेकिन अभी अभी हाल ही की घटना है मई 2020, यानी कि अभी 1-2 महीने पहले की बात है, मई 2020 में। समझ में आ रहा है आपको, मई 2020 में क्या हुआ था विशाखापट्टनम में, ठीक है, विशाखापट्टनम। अब आप ये बताएंगे विशाखापट्टनम किस राज्य में, विशाखापट्टनम किस राज्य में, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। समझ में आ रहा है आपको, तो विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना हुई है, अभी पूछ लेगा क्वेश्चन, कब हुई, मई 2020 में हुई। और यहाँ पर एक गैस रिसी थी, जिस प्रकार से मिथाइल आइसोसाइनेट कहाँ पर रिसी थी, भोपाल गैस त्रासदी में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि विशाखापट्टनम जो गैस दुर्घटना है, यहाँ पर भी एक गैस रिसी, उस गैस का नाम है स्टेयरी गैस। क्या नाम है, स्टेयरी गैस, ठीक है, ई आधा स टेयरी, स्टेयरी गैस, स्टेयरी गैस याद रखना दोस्तों। अभी हाल ही में जो कोई एग्जाम होगी उसमें पूछ सकता है कि विशाखापट्टनम गैस दुर्घटना में कौन सी गैस रिसी थी, तो रिसी थी स्टेयरी गैस। कौन सी गैस, स्टेयरी गैस। और यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ये दोनों याद रखना। मैं देखो दोस्तों, मैंने साथ साथ में जो पुराने हैं वो चीजें तो ली है, और जो करंट अफेयर्स की चीजें वो भी इसमें ले ली है ना, इसलिए बिल्कुल आप पढ़ाई करिए निश्चित रूप से। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है, सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सर्वाधिक प्रदूषक गैस है। सर्वाधिक प्रदूषक गैस आपसे पूछ लिया जाए और 4 ऑप्शन दे दिए जाए कि बताइए सबसे ज्यादा प्रदूषणकारी गैस कौन सी है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि सीओ। सीओ क्या है, सर्वाधिक प्रदूषक गैस है। और जो ये CO2 है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी। समझ में आ रहा है आपको, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी पूछे तो क्या है, CO2 है। और अगर पूछे कि प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलती है, मैंने अभी बताया आपको, जो कारखाने हैं उनसे और जो वाहन है उनसे निकलती है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशा दोनों निकलती है, मैं बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये तो देखो कारण पढ़ लिया आपने, इन कारणों से ये चीजें होती है, लेकिन अब प्रभाव क्या होता है इनका, क्या प्रभाव पड़ता है। देखो प्रभाव तो दोस्तों बहुत पड़ता है, आपको भी पता है क्योंकि आप भी पढ़ते आए हैं कि वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या बीमारियां हो रही है, या वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, आपने सब पढ़ लिया। लेकिन मैं सभी प्रभाव के बारे में नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि इतना हमारे पास स्पेस भी नहीं है यहाँ पर कि सभी चीजें लिख पाऊँ। इसलिए मैंने सिंपल से जो महत्वपूर्ण चीजें जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो लिख दिया। जैसे कि HG यानी पारा होता है, इस HG के कारण क्या होता है, पेट की समस्या होती है, क्योंकि HG कहीं कहीं क्या होता है, जो पारा होता है HG, ये HG क्या है, निकलता है। कई बार जो है बहुत सारी जो गैसें निकलती है उसमें HG भी निकलता है, तो उसमें पेट की समस्या, यानी कि पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन सा है, तो HG है। HG यानी कि जो पारा है वो पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार है। कभी मैं आपसे पूछ लूँ बताइए पेट की समस्या के लिए जिम्मेदार था तो कौन सा है, तो वो HG यानी पारा है। और जो आपका जो शीशा है, शीशा को लेड भी बोलते हैं, PB, शीशा लेड जो है, ये मस्तिष्क की समस्या, मस्तिष्क संबंधी जो समस्या होती है वो किसके कारण होती है, शीशे के कारण होती है। याद रखना, मस्तिष्क संबंधी जो समस्या होती है वो शीशे के कारण होती है, और जो पेट संबंधी जो समस्या होती है HG पारे के कारण होती है। और CO जो है आपका वही कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रक्त संचार से संबंधित जो समस्या होती है CO के कारण होती है। समझ में आ रहा है आपको, तीनों बात बताइए, मैंने ध्यान रखना। CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण क्या होता है, रक्त संचार में दिक्कत होती है। और PB यानी कि शीशा, इसी कारण क्या होता है, मस्तिष्क संबंधी समस्या होती है। और HG यानी कि पारा, इसके पेट की समस्या होती है। पारा, प से पारा, पारा से पेट की समस्या, प से प याद रख लेना, पारा यानी कि पेट की समस्या। इसी प्रकार से शीशा, शीशी, जब भी शीशी रहती है दोस्तों क्या करती है, वो मस्तिष्क पर असर करती है। समझ जाओ किस शीशी की बात कर रहा हूँ, वो शीशी अगर आपने पी है ना, अगर आप ड्रिंक करते हो और शीशी पीते हो, है ना, तो उस शीशी से क्या होगा, मस्तिष्क पर दिक्कत आएगी। इसलिए शीशी से याद रखना, शीशा से मस्तिष्क की समस्या। और CO यानी रक्त संचार से संबंधित समस्या CO से होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें। फिर आते हैं अम्ल वर्षा, ठीक है। अम्ल वर्षा किस प्रकार से होती है इसके बारे में पूरा तो नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपको जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अम्ल वर्षा क्या होती है, सिंपल सा दोस्तों, होता क्या है कि सल्फर व नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मैंने यहाँ पर ये लिख दिए हैं, सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से, सल्फर का जो ऑक्साइड है वो SO2, और नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन है, NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो क्या होता है दोस्तों, कि सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से, SO2 और NO2 क्या होते हैं, जब ये वर्षा के जल के साथ में मिल जाते हैं, और जब वर्षा के जल के साथ जब नीचे गिरते हैं, तो नीचे गिरने पर उनके साथ क्रिया करते हैं। आप सोचो, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सल्फर के ऑक्साइड और जो नाइट्रोजन है इसके ऑक्साइड, है ना, तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये जब वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ में क्रिया करके जब वापस वर्षा के जल के साथ जब पृथ्वी पे गिरते हैं, तो पृथ्वी पे गिरने के दौरान वो क्या करते हैं, एक अम्ल का रूप ले लेते हैं, और ये आपकी क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये किस रूप में गिरते हैं, ये गिरते हैं HNO3 और H2SO4, ठीक है, HNO3 और H2SO4, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों,
ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों इस प्रकार से आप पता याद रखना। ये सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस रूप में गिरते हैं। तो इस रूप में जब गिरते हैं तो निश्चित रूप से दोस्तों ये क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अम्ल वर्षा गिरती है स्थलीय व जलीय जीव को बहुत प्रभावित करते हैं। और जो इमारतें होती हैं, आपने सुना होगा जो ताजमहल है, आगरा में स्थित जो ताजमहल है उसकी इमारतें और जो बहुत सारी जो इमारतें हैं जो हमारे पुराने स्मारक हैं, उनकी इमारत पर जो कलर है वो उड़ने लग गया है। कलर का जो रंग है वो कलर का रंग क्या होने लग गया है, उड़ने लग गया है। यानी कि वो कलर क्या होने लग गया, मद्दा होने लग गया है। क्यों? क्योंकि इसी के कारण, अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। इसीलिए वहाँ के आसपास के, आपने भी सुना भी होगा, न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले कि वहाँ के जो आसपास के जो कारखाने वो बंद कराए जा रहे हैं। क्यों बंद कराए जा रहे हैं? क्योंकि उसका कारण ये है दोस्तों कि उसके कारण अम्ल वर्षा हो रही है। और अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है, जो वो पुराने हमारे जो स्मारक हैं या हमारे जो बड़े बड़े जो इमारतें हैं, उन इमारतों का कलर जो है, रंग जो है क्या है, उड़ने लग गया है ना, वो मध्य पड़ने लग गए हैं वो कलर। तो इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और साथ ही साथ जो जीव हैं, जीव जंतु हैं, है ना, स्थल के जो जीव जंतु है, जलीय जीव जंतु, इन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है अम्ल वर्षा का। तो अम्ल वर्षा क्या है समझ आया आपको? सिंपल सा है दोस्तों, ध्यान रखना। अगर अम्ल वर्षा का अगर क्या है तो आप सिंपल सा क्या बोलेंगे आप कि सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड, किसके? सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से? SO2 और NO2। क्या होता है, जब ये वर्षा के जल के साथ में मिल जाते हैं और वर्षा के जल के साथ में क्रिया करके वापस जब पृथ्वी पर गिरते हैं, तो पानी के साथ जब गिरते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक जो अम्ल है ना, ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में जब नीचे गिरेंगे, और नीचे गिरेंगे तो क्या करेंगे, स्थलीय जीव जंतुओं को और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। और यही इस प्रकार की जो वर्षा है आपकी क्या कहलाती है, वो अम्ल वर्षा कहलाती है। अब इसके लिए देखो, पूरे इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, वायु प्रदूषण के लिए उपाय क्या हो सकते हैं, तो आप सभी को पता है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। सभी को पता है कि वायु प्रदूषण को कैसे हम कम कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर वायु प्रदूषण को कम करना है तो क्या करेंगे, अपन वृक्षारोपण करेंगे। अगर वायु प्रदूषण को हमें कम करना है तो क्या करेंगे, हम वृक्षारोपण करेंगे। समझ आ रहा है आपको? और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग करेंगे, मतलब उस ऐसी ऊर्जा का उपयोग करेंगे जिनका उपयोग हम बार बार कर सकें। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, है ना, पवन ऊर्जा हो गई, इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार की दोस्तों ऊर्जा का उपयोग करने से ये है कि ये क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रदूषणकारी नहीं रहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। फिर है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ये पूछा जाता है दोस्तों, इसके बारे में ध्यान से रखना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता एक सूचकांक है जिसके अंदर क्या होता है, 8 प्रकार के प्रदूषणकारी तत्व हैं, उन पर विचार किया जाता है कि इनका तत्व कितना क्या है। जैसे आप दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाएंगे, मेट्रो शहरों में जाएंगे, तो वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक लगा दिए जाते हैं, है ना, वहाँ पर सूचकांक लगा दिए जाते हैं। उसमें बताता है कि भैया इसमें जो NO2 कितना लेवल पे चल रहा है, SO2 कितना है ना, मतलब वातावरण में SO2 कितना है, NH3 कितना है, सभी बताते हैं। तो एक बार ये पूछ लिया गया था कि उन 8 तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं। UPSC में भी क्वेश्चन आया था और उस जगह एक दूसरा ऑप्शन दे दिया था जो इसमें नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक है, इसमें जो 8 तत्वों को मेजर किया जाता है या 8 तत्वों को देखा जाता है, तो वो 8 तत्व कौन कौन से हैं। तो मैं आपको आसानी से याद करा दूंगा दोस्तों। देखो, एक है आपका PM10, है ना, PM10, और एक है PM25। ये क्या होते हैं, कुछ कण होते हैं, है ना, ये बहुत बारीक कण होते हैं, सूक्ष्म कण होते हैं। तो PM10 और PM25 ये एक तो PM10 और PM25, PM10 और PM25 ये 2 तत्व एक साथ याद रख लेना। फिर NO2 और SO2 एक साथ याद रख लो, NO2 और SO2, NO2 और SO2 एक साथ याद रख लो, है ना, NO2 और SO2 और एक PM10 और PM25, ये हो गए 4 तत्व। फिर इसी प्रकार से NH3 और O3 याद रख लो, NH3 अमोनिया और O3 ओजोन, इन दोनों को साथ में याद रख लो। और एक और आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और PB, याद हो गया आपको, सिंपल सा है। पहले वो PM वाले कर लो, PM वाले 2 हैं, PM10 और PM25, PM10 और PM25 ये 2 हो गए। फिर NO2 और SO2, फिर NO2 और SO2 ये हो गए 4। फिर NH3 यानी कि ओजोन, ये सॉरी अमोनिया और O3, NH3 और O3, तो ये हो जाएंगे आपके 6। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और इस प्रकार से PB यानी लेड, ये तो महत्वपूर्ण ही थे। और एक बार UPSC ने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या दिया था, उसने CO2 बोल दिया था। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, तो वहाँ CO2 दे रखा था उसने। तो याद रखेंगे आप, CO2 इसमें नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मेजर नहीं किया जाता है। इसमें जो 8 तत्व किए जाते हैं वो सिंपल सा है, PM10, PM25, SO2, NO2, PM10, PM2.5 और SO2, NO2, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये NH3 और O3 और CO और PB। इस प्रकार से आप 2-2 बनाकर याद करेंगे, आसान हो जाए। देखो, इन दोनों को एक साथ याद कर लो, इन दोनों को एक साथ याद कर लो, और इन दोनों को एक साथ याद कर लो, और इन दोनों को एक साथ याद कर लो। जैसे कि PM10, PM2.5 ये दोनों एक साथ, फिर NO2, SO2 एक साथ, NH3, O3 एक साथ, और CO और PB एक साथ। इस प्रकार से 8 तत्व इनको क्या करा जाता है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में इनको ध्यान में रख करके काम किया जाता है। ठीक है, प्रदूषणकारी तत्वों पर विचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको पता है वायु प्रदूषण को लेकर जो एक्ट आया है, मैं पहले बात चर्चा कर चुका हूं इसमें आपकी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। कभी आपसे पूछ ले कि वायु प्रदूषण एवं उसको नियंत्रण करने के लिए अधिनियम कब आया था, तो ध्यान रखना 1981 में आया था। 1981 वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था। और ध्यान देंगे दोस्तों, 1987 में इसमें ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया था, यानी कि ध्वनि प्रदूषण को भी इसमें इस एक्ट में शामिल कर लिया गया था। कभी आपसे पूछ लें कि ध्वनि प्रदूषण के लिए अलग से कोई एक्ट है क्या, तो नहीं। अभी यहाँ पर क्या है, वायु प्रदूषण के अंतर्गत इसको गिना जाता है, यानी कि वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में ही ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया। कब किया गया, 1987 में। ठीक है, 6 साल बाद।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपने एक और चीज़ सुनी होगी, बेसल मानक। अगर आप वाहन खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा, आज अगर बाइक भी खरीदने जाओगे तो वहाँ पर भी आप बेसल मानक का जरूर सुनोगे, क्योंकि जो बेसल जो 4 है अपने यहाँ, तो बेसल 4 से डायरेक्ट बेसल 6 अपन अपनाने जा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, अप्रैल 2020 में ये चीज़ होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण शायद ये चीज़ आगे बढ़ गई है। और अभी मैंने नेट पर सर्च करा तो वो बता रहा है कि अक्टूबर 2020 में ऐसा होगा कि हम बेसल 4 से सीधे बेसल 6 में जा रहे हैं। अभी बेसल मानक क्या होते हैं दोस्तों? बेसल मानक दोस्तों ऐसे मानक है जिसमें क्या होता है, ये पता चलता है कि कौन सा जो गाड़ी है या कौन सी जो आप देखें कार है या जो वाहन है वो कितना प्रदूषण फैला रहे हैं। यानी कि बेसल मानक जितना कम होता है वो उतना ज़्यादा प्रदूषणकारी होता है। अगर मैं बोलूँ बेसल फर्स्ट बहुत ज़्यादा प्रदूषण करेगा, बेसल सेकंड ये उससे थोड़ा कम प्रदूषण करेगा, बेसल थर्ड ये उससे थोड़ा और कम प्रदूषण करेगा, बेसल 4 ये थोड़ा उससे कम प्रदूषण करेगा। लेकिन दोस्तों बेसल 4 भी काफ़ी प्रदूषण कर रहा था। बेसल 4 जो मानक है ये भी काफ़ी प्रदूषण कर रहा था, इसीलिए हमने सोचा है कि अब ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था। अपने यहाँ पर देखें दिल्ली जैसे शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण अगर आपको देखने को मिला, अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रह रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो है अभी बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये तो अभी कोरोना वायरस के कारण आप देख सकते हैं कि प्रदूषण बहुत कम हो गया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी बंद हो गई है। लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा था दिल्ली का, तो आए दिन न्यूज़ में आपसे सुनना होगा, आपने दिल्ली के बारे में न्यूज़ में आए दिन आपने सुना होगा, वहाँ पर बताते हैं आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा स्तर पर हो गया है। तो दोस्तों इसीलिए जो अपने यहाँ बेसल 4 चल रहा था अपने यहाँ पर, तो बेसल 4 से हम 5 में नहीं जाकर डायरेक्ट 6 में जा रहे हैं। ध्यान रखना, बेसल 5 नहीं अपना रहे हैं हम। क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ प्रदूषण ज़्यादा हो रहा था, इस कारण हम डायरेक्ट 4 से डायरेक्ट 6 में जा रहे हैं। तो बेसल 4 मानक से हम डायरेक्ट बेसल 6 अपनाएंगे। और ये कब अपनाना था? अप्रैल 2020 में अपनाना था, लेकिन अभी शायद कोरोना वायरस के कारण ये अभी नहीं अपना पाए हम। और अक्टूबर 2020 में अभी बात चल रही है कि अक्टूबर 2020 में हम अपना लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी लेटेस्ट है ये। तो ये दोस्तों यहाँ तक मैंने जो आपको बताया, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से संबंधित चीज़ें थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण से संबंधित चीज़ें थी। अब आप बोलेंगे इतना वायु प्रदूषण इतना हो गया, फिर बाकी प्रदूषण इतने में कैसे कर दिया? तो सिंपल सा है दोस्तों, क्योंकि आप मेन चीज़ समझ गए हैं कि किस प्रकार का प्रदूषण, किस में क्या क्या चीज़ें होती है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ यहाँ, बाकी आप सभी लोग समझते ही हैं। जैसे अगला प्रदूषण मैं लूँ कि जल प्रदूषण किसे बोलते हैं। अगर अगली बात बोलूँ मैं कि जल प्रदूषण किसे बोलते हैं, तो वही चीज़ें हैं जो वायु प्रदूषण में। सिंपल सा है, जिस प्रकार से हम क्या बोल रहे हैं कि वायु के भौतिक रासायनिक क्या बोला था मैंने कि वायु के भौतिक रासायनिक एवं जैविक अभिरक्षण में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका वायु प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार से आप यहाँ कर देंगे कि जल के क्या बोलेंगे, जल के भौतिक रासायनिक एवं जैविक अभिरक्षणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है? आपका जल प्रदूषण कहलाता है। इसी प्रकार से बाकी भी आप कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब कारण क्या है? तो दोस्तों सभी को पता है कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। आप सभी को पता होगा कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना। इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी चर्चा करता हूँ। जैसे क्या कारण है, जैसे आप देखेंगे कि भूमिगत जल प्रदूषण किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। बताइए, जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल समझ रहे हैं आप, जैसे कुएं के अंदर जो जल है अपना, है ना, कुएं के अंदर जो जल है, ट्यूबवेल के अंदर जल है, इनके ये भूमिगत के अंदर, भूमि के अंदर जो जल है, जिनको हम ट्यूबवेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से निकालते हैं, तो ये भूमिगत जल है, उसमें प्रदूषण किसके कारण हो रहा है? कौन से तत्व के कारण हो रहा है? तो वह हो रहा है दोस्तों आर्सेनिक के कारण। याद रखना, किसके कारण हो रहा है? आर्सेनिक के कारण। ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं मैं। भूमिगत जल का प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? भूमिगत जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार तत्व कौन सा है? तो वो है आर्सेनिक। इसी प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कारण ओजोन प्रदूषण ये भी रहता है। O2 की मात्रा में क्या हो रहा है? ये लगातार कमी हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? O2 की जो मात्रा है, ठीक है, O2 की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। O2 से मतलब क्या? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो रही है। कहाँ की बात करें? जल में। जल में क्या हो रहा है दोस्तों? O2 की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। अब आप बोलेंगे जल में मतलब जल में प्रदूषण क्या होगा? भाई सिंपल सा है, अगर जल में किसी प्रकार का अगर प्रदूषण होगा, अगर जल में किसी प्रकार का प्रदूषण होगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो कम होने लग जाती है, और इसी को बोलते हैं बीओडी। तो ये समझाने के लिए लिखा था मैंने। तो बीओडी क्या होता है दोस्तों? ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि दोस्तों जो यहाँ की जल की जो मांग रहती है, वो अगर जल की मांग, इसमें देखेंगे जल में जो है अगर ऑक्सीजन की जो मांग है, सॉरी, जल में अगर ऑक्सीजन की मांग अगर बढ़ती है, इसका मतलब वहाँ पर प्रदूषण ज़्यादा है। अगर ये मांग बीओडी अगर ज़्यादा है मतलब जल प्रदूषण ज़्यादा है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको लिखवा दिया है मैंने। अगर बीओडी कहीं पर ज़्यादा है, बीओडी का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि अगर किसी जल में चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की अगर मांग ज़्यादा है, उस जल में ऑक्सीजन की मांग ज़्यादा है, इसका मतलब सिंपल सा है कि ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पर, और ऑक्सीजन की कमी है दोस्तों, यानी कि वो जल ज़्यादा प्रदूषित है। वो जल क्या है? ज़्यादा प्रदूषित है। पुनः बता रहा हूँ, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी कि उस जल में मतलब कोई भी जब जल होता है, चाहे वो कुएं का ले लो, तालाब का ले लो, या कहीं का भी ले लो, अगर किसी जल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर क्या है? बीओडी ज़्यादा रहता है। ऑक्सीजन की कमी है कि बीओडी ज़्यादा है, और जब बीओडी ज़्यादा है तो जल प्रदूषण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ आ रहा है आपको? और जैसे बीओडी कम होता है, यानी कि ऑक्सीजन की मांग कम है, यानी कि ऑक्सीजन उनके पास पर्याप्त है, तो वहाँ पर जल प्रदूषण भी क्या होगा? कम होगा। ये आपको बताया था मैंने। एक और ये क्वेश्चन बनता है फैक्ट के रूप में कि कानपुर शहर जो है दोस्तों, ये सबसे प्रदूषित शहर है। अभी जो हाल में जो सूचकांक आया उसके अनुसार कानपुर शहर, भारत का जो कानपुर शहर है, ये जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है,
और ध्यान देंगे जो दामोदर नदी है इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है ना। इसके अलावा और भी कुछ नदियां हैं जिनको जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल से मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि इसके अंदर जो जीव जंतु है वो क्या है, मरने लग गए, इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है नदी, दामोदर नदी जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है कि इसके अंदर के जीव जंतु मरने लग गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और नदियों को भी बोलते हैं जैविक मरुस्थल, लेकिन इसका याद रखेंगे दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मरुस्थल का मतलब वही चीज़ है कि जैविक मरुस्थल से मतलब ये है कि यहाँ के जो जीव जंतु है वो है ही नहीं, है ना, जीव जंतु नष्ट हो गए हैं मतलब एक प्रकार से, या बहुत कम पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जाती है वही बता रहा हूँ। अब यूँ तो आप सभी जानते हैं क्या क्या कारण है जल प्रदूषण के, सभी जानते हैं कि भाई जो कचरा है हम क्या करते हैं, या फिर कुएं तालाबों में, या फिर आप देखते हैं बहुत सारे जो स्थान होते हैं तालाबों के आसपास हम क्या करते हैं, गाय भैंसों को नहलाते हैं, ये भी एक क्या है जल प्रदूषण का कारण है। अब ये नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि ये तो सिंपल सा है, अब इनको बताने से क्या मतलब, तो सिंपल सा आप जो जानते हैं जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है वो नहीं, मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो मेरे को लगती है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है वही बता रहा हूँ यहाँ पर। अब दोस्तों प्रभाव भी आप सभी को पता है कि जो जल प्रदूषण के कारण क्या क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछा जाता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि हेजा, पीलिया और टाइफाइड रोग जो है जल प्रदूषण के कारण होते हैं। समझ में आ रहा है आपको, जल प्रदूषण के कारण कौन से रोग होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों, याद रखना, हेजा, पीलिया, टाइफाइड, क्या नाम, तीनों बिल्कुल रट लो, हेजा, पीलिया और टाइफाइड, हेजा, पीलिया और टाइफाइड, ठीक है, हेजा, पीलिया, HPT, इस प्रकार से हेजा, पीलिया, टाइफाइड। जैसा आप याद रखना चाहो तो हेजा, पीलिया, टाइफाइड किसके कारण होता है, जल प्रदूषण के कारण होता है। कभी दे देगा बताइए जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी का नाम बताइए, दे देगा हेजा, पीलिया, टाइफाइड, उपरोक्त सभी, आपको उपरोक्त सभी मानना है, ठीक है, तो हेजा, पीलिया, टाइफाइड रोग, ठीक है, प्रदूषित जल से होता है। अब उपाय क्या हो सकते हैं दोस्तों, तो उपाय आपको सभी को पता है कि उपाय क्या हो सकते हैं, जो कारण है उनको अपन सही कर देंगे तो क्या है आपके उपाय हो जाएगा। यानी कि जल प्रदूषण किस प्रकार से सही कर सकते हैं, जैसे BOD में सुधार करना चाहिए, यानी कि आपका जो मैंने बोला है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा है तो उसको अपन क्या करें, कोशिश करें कम से कम हो, यानी कि प्रदूषित कम से कम हो, तो BOD में सुधार करेंगे, ठीक है। नमामि गंगे 2015 में प्रोग्राम चला था, इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जल प्रदूषण मतलब नदियों को बचाने के लिए, जल को शुद्ध रखने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में। और ध्यान रखना दोस्तों, कभी ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है कि जो पेयजल होता है उस पेयजल को शुद्ध करने के लिए मतलब उसमें कौन सी गैस बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं, ठीक है, क्लोरीन गैस अपन मिलाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्लोरीन कौन सा तत्व है, तो क्लोरीन, याद रखना, क्लोरीन क्या करते हैं अपन, क्लोरीन वो जल जो अशुद्ध हो जाता है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा तत्व आप मिलाते हो, क्लोरीन, याद रखना, कौन सा, क्लोरीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये दोस्तों इस प्रकार से जल प्रदूषण का जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको समझा चुका हूँ, आपका वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हो चुका है। अब इनके अलावा आप एक और देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं आप सभी को पता है, इसमें डिटेल में जाऊंगा तो ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता दूँ सिंपल सा दोस्तों कि वह ध्वनि जो हमें सुनने में अप्रिय लगे, वह ध्वनि जो हमें सुनने में अप्रिय लगे, यानी कि कहने का मतलब शोर प्रकार की ध्वनि, यानी कि शोर जब होता है तो वो कहलाता है एक प्रकार का क्या है आपका, वो क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। समझ में आ रहा है आपको, तो ध्वनि में जब अवांछनीय तत्व आ जाते हैं, अगर इस प्रकार से बोलेंगे, ध्वनि में जब अवांछनीय तत्व आ जाते हैं, यानी कि जो ध्वनि है वो शोर का रूप ले लेती है, या ध्वनि जब अप्रिय लगने लग जाती है तो वो आपका ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है कि इसका मापन किस में करते हैं, ध्यान रखना, ध्वनि का जो मापन डेसिबल में करते हैं, इसका मापन किस में करते हैं, डेसिबल में करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, और 4 दे देंगे तो आपको बताना चाहिए डेसिबल में किया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव की जो क्षमता होती है, ध्वनि सुनने की जो क्षमता होती है वो हर्ट्ज है ना, आवृत्ति आप देखेंगे तो 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज तक ये मानव की सुनने की क्षमता रहती है। यानी कि व्यक्ति 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, इससे ऊपर वाली ध्वनि को भी नहीं सुन सकता और इससे नीचे वाली ध्वनि को भी नहीं सुन सकता। मानव के सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज तक रहती है। ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया यहाँ पर, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित था तो ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण में 2 चीज बातें याद रखना, डेसिबल में मापन किया जाता है और जो मानव को सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, ठीक है। अब अन्य प्रदूषण के बारे में बता दो दोस्तों, जैसे आपको बोल दूं मैं मृदा प्रदूषण किसे बोलते हैं, सिंपल सा है वही चीज है मृदा प्रदूषण। अगर मैं आपको बोल दूं, देखो मैंने अभी आप तक बताए हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अभी बताया ध्वनि प्रदूषण। अब एक और अन्य प्रदूषण में मृदा प्रदूषण। अब मृदा प्रदूषण किसे बोलते हैं, आप सिंपल सा समझो, मृदा प्रदूषण यानी कि मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन। समझ में आ रहा आपको, मृदा की भौतिक, रासायनिक या जैविक जो अभिलक्षण है उसमें होने वाला अवांछनीय परिवर्तन, बार बार बोल रहा हूं मैं, होने वाला अवांछनीय परिवर्तन क्या कहलाता है आपका यहाँ पर अगर मृदा है तो मृदा प्रदूषण कहलाता है। समझ में आ रहा आपको, तो मृदा प्रदूषण क्या है, यानी दोस्तों क्या होता है, आपने देखने हमारे जो आसपास जो मृदा है उसमें बहुत सारे जो प्लास्टिक या पॉलीथीन जो है चली जाती है ना, खेतों में प्लास्टिक रहता है बहुत सारा, हम बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थों को यूज़ करते हैं। ये सभी जनरल पॉइंट है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है मैं बता चुका हूँ। तो इसके कारण क्या होता है, मृदा प्रदूषण होता है। ठीक, सही करने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो वृक्षारोपण आपको करना ही है, और जो आप देखते हैं बहुत सारी जो कृषि की जाती है, एक स्थान पर कृषि करने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है ना,
जो हस्तांतरण कृषि होती है, स्थानांतरण कृषि जो होती है, ठीक है, झूम कृषि जिसे बोलते हैं, झूमिंग कृषि जिसे बोलते हैं। क्या होता है झूम कृषि के अंतर्गत? झूम कृषि के अंतर्गत दोस्तों सिंपल सा आपको पता होगा कि एक स्थान पर पेड़ पौधे, मतलब वहाँ पर अगर फसल बोई जाती है और बोने के बाद क्या करते हैं, वहाँ से फिर वापस जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं और फिर वहाँ पर खेती की जाती है। समझ में आ रहा है आपको? यानी इस झूमिंग कृषि के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा है कि कहाँ अगर पेड़ पौधे हैं तो उन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, फिर वहाँ पर खेती की जाती है और कुछ समय वहाँ पर खेती करते हैं और थोड़े समय बाद फिर वापस दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहाँ फिर पेड़ पौधों को काट देते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, वृक्षारोपण, जो वृक्ष हैं वृक्षों को काट रहे हैं और ये पर्यावरण के लिए दिक्कत है। तो ये झूमिंग कृषि भी एक प्रकार से मृदा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मृदा प्रदूषण डिटेल में जाऊंगा। सिंपल सा है, मृदा में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन मृदा प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी कि आप देखें बहुत सारे तत्व होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, है ना। तो रेडियोधर्मी तत्वों के कारण होने वाला प्रदूषण क्या कहलाएगा आपका, रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाएगा। सिंपल सा है दोस्तों, है ना। रेडियोधर्मी विकिरण निकलती है, रेडियोधर्मी विकिरणें निकलती है, इनके कारण जो प्रदूषण होता है वो आपको कहलाता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इस प्रकार से होता है एक जैव प्रदूषण भी बोलते हैं, आपने कम नाम सुना होगा जैव प्रदूषण। यानी कि बहुत सारे जीव होते हैं जिनका जैविक आक्रमण कराकर भी प्रदूषण किया जा सकता है, बहुत सारे जीवों के कारण भी प्रदूषण फैल सकता है ना। आपने सुना होगा कई बार क्या करते हैं, अगर सामने वाले देश, कई बार ऐसा युद्ध होता है तो सामने वाले जो देश है उस पर एक जैविक बम जो है अगर उनके सामने रख दिया जाता है या फोड़ दिया जाता है उनके सामने, होगा क्या आप सोचो। जैविक आक्रमण भी बहुत खतरनाक होता है, उसमें क्या होता है जो जीव होते हैं, है ना, इन जीव का आक्रमण किया जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही विनाशक होते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जैविक आक्रमण, ठीक है, तो इस प्रकार से जैव प्रदूषण क्या है, तो जीवों में जब अवांछनीय परिवर्तन करके क्या करते हैं, जीवों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे क्या होता है, जो मानव समाज के लिए खतरा हो सकता है, जीवों के लिए खतरा हो सकता है, वो आपका एक जैविक प्रदूषण भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से प्लास्टिक प्रदूषण, सिंपल सा है दोस्तों, वही चीजें हैं, जब प्लास्टिक के कारण प्रदूषण हो तो उसे अपन प्लास्टिक प्रदूषण कहेंगे। इस प्रकार से अंतरिक्ष प्रदूषण है, तो अंतरिक्ष में भी प्रदूषण होता है दोस्तों, अंतरिक्ष में भी बहुत सारा प्रदूषण होता है। जैसे आप बहुत सारे अपन छोड़ रहे हैं उपग्रह जो है, अपन देखते हैं बहुत सारे जो सैटेलाइट छोड़ते हैं अपन, तो जो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो ये फिर वापस वापस आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, कहीं के वापस वहीं पर घूम रहे हैं। अगर आपने कोई सैटेलाइट छोड़ा है, समझ लो अगर वो 10 साल तक काम करता है या 15 साल तक काम करता है, जो अपन सैटेलाइट यहाँ से छोड़ते हैं ना पृथ्वी से, वो 10 से 15 साल तक काम करते हैं, फिर वो काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी दोस्तों वहीं पर पृथ्वी की कक्षा में घूमते रहते हैं और कहीं ना कहीं ये दिक्कत है। हो सकता है जो हम नया छोड़ें उसके कहीं अगर टकरा सकता है, ये एक प्रकार का कचरा है, अंतरिक्ष कचरा बोलते हैं इसको, इसलिए एंटी सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं आजकल, ताकि उन कचरों को दूर करने के लिए। ठीक है, एंटी सैटेलाइट, तो ये अंतरिक्ष में जो कचरा पाया जाता है या अंतरिक्ष में जो अवांछनीय प्रदूषण पाया जाता है, ये आपका क्या कहलाता है, अंतरिक्ष प्रदूषण होता है। ठीक है, मैं सिंपल सा आपको समझ दे रहा हूँ, बाकी इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अब एक और चीज आती है ई वेस्ट, एक और चीज आती है ई वेस्ट, क्या है ये पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। दोस्तों आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर जो टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, ये एक समय होने के बाद, माना कि 10 साल चलेंगे, 15 साल चलेंगे, 20 साल चलेंगे, उसके बाद क्या है, ये कचरा ही बन जाएंगे। समझ रहा है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान जो क्या हो जाता है, कुछ समय बाद क्या है, कचरा बन जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ई वेस्ट कहलाते हैं। मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अनुपयुक्त एवं बेकार हो जाने के कारण ई वेस्ट का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे आपका मोबाइल है, तो मोबाइल अगर 5 साल चला, 10 साल चला, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कचरे बन जाएगा, तो ये क्या है, आपका ई वेस्ट कहलाता है। और आप जैसे कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, इस प्रकार की ये ई वेस्ट कहलाते हैं। तो ये मुख्य मैंने आपको समझ पूरी आपको दे दी। तो मैंने इसमें पूरे में क्या क्या समझाया है, एक क्विक रीजन में आपको बता दूं। और पुनः आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी जरूर कर दें, ताकि जब भी हम लाइव आएँ या जब भी हम नया वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन